बच्चों, आज आप अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे और कुछ आंकिक प्रश्न लगाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। शेविंग मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और व्यक्ति जब इसका उपयोग करता है तो अपने चेहरे को जो है अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखता है ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बने। दूसरा क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग जो डॉक्टर होते हैं नाक कान गले के, वो करते हैं। नाक कान तथा गले के जो सूक्ष्म अंग होते हैं उनको देखने के लिए। और तीसरा ये है कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर वाहनों तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो देखिए, मोटर वाहन और जो सर्च लाइट वगैरह होते हैं उनमें अवतल दर्पण का उपयोग जब करते हैं तो जो लैंप होता है, लैंप को उसके फोकस पर रख देते हैं। जैसे टॉर्च में देखा गया है, आपने देखा है कि एक इस तरह का ऐसा लगा हुआ होता है और ये पॉलिश होती है, एकदम से पॉलिश होती है। तो ये क्या है, मान लीजिए कि इसका ध्रुव है, ये वक्रता त्रिज्या और ये फोकस। तो हमें फोकस से मतलब है, क्या करेंगे कि हम जो हमारा लैंप होगा उस लैंप को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। और जब इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी इस तरह से, ऐसे इधर 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 ऐसे सब तरफ, तो इससे परावर्तित होकर के, जब ये फोकस पर रखा होगा तो इससे परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे हो जाएंगे इस तरह से। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर हो जाएंगे तो प्रकाश की किरणें काफ़ी दूर जाएंगी। इसी के कारण से जो है हम लोग मोटर वाहनों और सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और लैंप को जो है उसके फोकस पर रख देते हैं ताकि प्रकाश किरणों को दूर तक भेज सके। ये रहा अवतल दर्पण का उपयोग। और दूसरा है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला उपयोग ये है कि जो मोटर वाहन होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ड्राइविंग सीट के बगल में लगाकर किया जाता है ताकि पीछे की वस्तुओं को, जो वस्तुएं पीछे आ रही हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तो ये इसका उपयोग है मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का। और दूसरा उपयोग ये है कि हमें बाजार, गली, मोहल्लों इत्यादि में जो है प्रकाश किरणों को फैलाने की ज़रूरत होती है। इसलिए जो है हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग जो है गली तथा बाजार में लगे लैंपों के ऊपर अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश किरणों को फैलाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का काम ही है प्रकाश किरणों को फैलाना। मान लीजिए अवतल दर्पण है और जब इस पर कोई लाइट ऐसे आएगी, इस तरह से आएगी, ये प्रकाश किरण इस तरह से प्रकाश किरण आएगी, तो इन प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ऐसे ये फैला देगा। ये काम है अवतल दर्पण का। इसी नाते जो है गली मोहल्लों में जो लैंप लगे होते हैं उसके ऊपर अवतल दर्पण लगा दिया जाता है ताकि वो गली मोहल्लों में प्रकाश किरणों को बिखेर दे और वस्तुएं में दिखाई सके। तो बच्चों, ये अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग हैं। इसके बाद दर्पण से संबंधित आपने जो है फार्मूले पढ़े हुए हैं, दर्पण का उपयोग पढ़ लिया हुआ है। तो आप कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। उन आंकिक प्रश्नों को थोड़ा देख लीजिए। लिखा है एक
उत्तल एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। दर्पण कौन सा है? अवतल है और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसे हम लोग R से लिखेंगे, R से, और इसका मान कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। ये अवतल दर्पण होता है इस तरह से, ये ध्रुव, ये केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या R। इसी का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हमको ये भी पता है कि वक्रता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और जो मान दिए गए हैं उसको चिन्ह के साथ रखेंगे, क्योंकि आपको चिन्ह परिपाटी बताई गई है, इसमें हम चिन्हों का उपयोग करेंगे। तो देखिए, प्रकाश किरण इधर से डाली जाएगी और हम इस दूरी वक्रता त्रिज्या को प्रकाश किरण के विपरीत मापेंगे। तो विपरीत मापने के कारण से इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा? ठीक है। तो इसी से हम फोकस दूरी की गति निकाल लेंगे। फोकस दूरी कितनी होती है? R/2। ये कितना मान है इसका? 40 सेंटीमीटर और बटे 2, तो आ जाएगा इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर माइनस। ये फोकस दूरी इसकी हो गई। इसके बाद कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु की लंबाई है, हम उसको y1 से लिख रहे हैं। वस्तु की लंबाई को y1 से, और ये सीधी रखी गई है, सीधी रखी जाती है, तो इसको हम किस चिन्ह के साथ देंगे? प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसके पश्चात दिया है वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जो वस्तु की दूरी है वो दर्पण से कितनी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी। तो ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है, जहाँ भी वस्तु रखी जाती है, उसको हम लोग U से लिखते हैं, U से। उसे ही चिन्ह के साथ लेंगे। वस्तु इधर रखी होगी और प्रकाश इधर से डाला जाएगा, तो माइनस चिन्ह के साथ किया जाएगा। मान कितना होगा? 30 सेंटीमीटर, लेकिन चिन्ह क्या होगा?
माइनस का होगा। अब आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग किससे लिखते हैं, V से, तथा उसकी लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसे हम लोग किससे लिख रहे हैं, Y2 से। ये दो चीज़ हमको पूछी गई है। जितनी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को हम लोग चिन्ह के साथ रखेंगे, और जो वैल्यू हमें पूछी गई है उसका मान जो है चिन्ह सहित आएगा, प्लस या माइनस। तो देखिए वक्र का त्रिज्या 40 आपकी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40, और फोकस दूरी इसकी कितनी है, 20 है। लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। रखा कहाँ जा रहा है इसे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि इन दोनों के बीच में रखा जा रहा है। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसलिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, UVF में संबंध का फार्मूला हमें पढ़ा हुआ है। तो जो हमारा सूत्र है UVF का, वही हम लोग लगा करके इसे जो है निकालेंगे। तो सूत्र क्या है, वन बाई V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। अब देखिए चूँकि हमें V पूछा गया है, F दिया गया है और U दिया गया है, इस नाते हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, UVF के संबंध वाला फार्मूला लगाएंगे, और हम क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, ये V निकालेंगे। तो देखिए इस फार्मूले में V हमें पूछा गया है, और ये आपका प्लस हुआ, और U का मान आप लिख चुके हैं -30 सेंटीमीटर, और बराबर 1/F। F का मान आप लिख चुके हैं कितना, -20 सेंटीमीटर। अब इसे लिखेंगे, अगर हल करेंगे तो ये प्लस और माइनस से बुरा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा 1/30, और ये कितना हो जाएगा 1/-20। इसे आगे हल करेंगे, 1/V इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/20। इसी को अगर आप लोग हल कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो हमारा V का मान आ रहा है, जो V की वैल्यू है, वो V की वैल्यू जो है -60 सेंटीमीटर आ रही है, -60। तो आपने रखा कहाँ इसको, 30 पर। ये बन कितनी दूरी पर रहा है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस प्रकार से जो है, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। ये पढ़ चुके हैं किरण आरेख में आप। ये पहला आपका आंसर आ गया, प्रतिबिंब की स्थिति, जो यहाँ पे पूछा। अब दूसरा क्या है, लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई तो आपने किससे लिखा हुआ है, Y2 से लिखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेखीय आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है, Y2/U1, Y1, और किसके बराबर होता है ये, V/U के बराबर होता है। तो अगर हम इसे लगा लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, हमें देखिए V पता है और U पता है, और क्या पता है, Y1 पता है। इससे भी हम लोग क्या निकालेंगे,
y2 निकालेंगे। तो देखिए y2 अपॉन y1 कितना है, चिन्ह के साथ रखना है। तो y1 हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर ये, और यहाँ पर ये माइनस, और देखिए v का मान क्या है, v का मान हम लोग प्राप्त किए हैं यहाँ पर -60, और u का मान क्या है, तो u का मान जो दिया गया था वो -30 है। अब अगर हम इन चीज़ों को हल कर लेते हैं तो y2 का मान क्या आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा और ये माइनस रहेगा 4, 30 गुना कितना हो जाएगा 60, ये आ जाएगा आपका y2 का मान -8 सेंटीमीटर। अभी जो माइनस चिन्ह है ये बता रहा है कि आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वस्तु आपने यहाँ पे रखा हुआ है कहीं, सॉरी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, और ये वस्तु आपकी थी, वस्तु कितनी दूरी पर थी, इन दोनों के मध्य आपने कहीं रखा हुआ है। उसकी दूरी कितनी है 30, और ये दूरी कितनी है 40। तो जब वस्तु आप यहाँ रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आपका जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। यहाँ से कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया गया था हमको 4 सेंटीमीटर। तो जब आपका वस्तु इन दोनों के मध्य में होता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं मिरर आरेख में, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल को हम लोग लगाएंगे। इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं, दूसरा। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी जाती है। 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी जाती है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात कीजिए। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। किरण आरेख भी कीजिए। ये प्रश्न 2017 में आया हुआ था।
ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आपसे कितनी कितनी बातें पूछी गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं? पूछी ये गई है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात दर्पण से कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, बी पूछा गया है। आकार का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, और प्रकृति का मतलब ये होता है कि वो वास्तविक है कि आभासी है, और किरण आरेख भी आपको खींचना पड़ेगा। तो सेम तरह का सवाल है, और उसको लगाने के लिए जितने भी मान दिए गए हैं, जो वैल्यू दी गई है, सबसे पहले उसको नोट करते हैं। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी हमको लिखनी है 15 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण होने के नाते इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी जाती है। दूरी कितनी है दर्पण के ध्रुव से, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूरी है, और इसको भी किस चिन्ह के साथ, माइनस, क्योंकि वस्तु वाई तरफ है, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में। 2 सेंटीमीटर लंबी, तो वस्तु की लंबाई को अगर हम y1 से लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस में रखी जाती है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, उसी तरह से b ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, उसका आकार ज्ञात करना है y2, और फिर ज्ञात करना है उसकी प्रकृति। ये बातें हमको बतानी है। तो बिल्कुल उसी तरह का सवाल है आपका। ये सवाल हल करने के लिए देखिए, अगर b पूछा जा रहा है तो आपको f दिया गया है और u दिया गया है, तो आप सेम सूत्र लगा लेंगे, जो भी आप वाला फार्मूला लगा लेंगे, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, फार्मूला वही लगेगा, और इसमें इसका मान रख लेंगे। ठीक, तो b की वैल्यू हमें पूछी गई है, u का मान और f का मान हमको दिया गया है, ये b है, और ये प्लस कितना है, ये 1/30 माइनस में, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर माइनस में। उसी तरह से फिर से इसे हल कर लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा जब तो यहाँ पर इसका बड़ा करके माइनस होगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/30, ये माइनस 1/50, और इसे हल करेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर से जो है ये हो गया आपका कितना, 30 सेंटीमीटर। और फिर आपसे पूछा गया है कि ये y2 बताइए, तो y2 उसी तरह से निकाला जाएगा जैसे भी लगाया गया था। y2 आपको निकालना है, तो y2/y1 लगा लेंगे, बराबर -b/u कर लेंगे। y2 आपका फिर से निकल आएगा, ये सीधा है 2, और ये b का मान आपका -30, और u का मान भी कितना है, -30 है, और एक 30 कैंसिल हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा -2 × 1, यानी कि कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब क्या हो रहा है, ये उल्टा बन रहा है। तो देखिए आपका वस्तु जो है वो भी 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये वस्तु कहाँ रखी गई है, किरण आरेख आपको खींचना है। तो देखिए यह अवतल दर्पण है, ये इसका द्वारक है M1 और M2, और ये इसका जो है ध्रुव है, वक्र का केंद्र है, और ये क्या है आपका फोकस है। आपको पता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है इस तरह से, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर तक।
तो किरण आरेख में आपने पढ़ा हुआ था कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इस तरह से अगर ये वस्तु हमारी है कौन ए और बी, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक समांतर किरण है, जो फोकस से होकर के जाती है, और अगर कोई फोकस से आ रही है ऐसे तो वापस हो जाएगी, और वापस होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इस तरह से दोनों किरणें यहाँ काट रही हैं। ये किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से होकर जा रही है, और ये फोकस से जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों जहां भी काट रही हैं वहां पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। तो वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर भी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो प्रकृति क्या हुई इसकी? प्रकृति यह है कि ये प्रतिबिंब जो है 2 सेंटीमीटर का बनेगा और उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो कैसा रहेगा? वास्तविक। तो प्रकृति में क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो आज इतना ही, कल और कुछ आपको आंकिक सवाल बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।